सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की कमाल की दुनिया। क्लास 6 में आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसका नाम है साइंस। तो इस चैप्टर के अंदर साइंस के बारे में ही सारी बातें की गई हैं कि बेसिकली साइंस है क्या, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। और मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि आपकी एनसीईआरटी बुक को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए और कोई भी डाउट ना रहे। अच्छा, क्लास 6 के जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको देखनी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, इंटरेस्ट लेना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम इंसान अपनी सराउंडिंग को लेके, यानी मेरे आसपास जो चीजें हैं उसको लेके हमेशा से क्यूरियस रहे हैं। कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। तो बचपन से ही हम क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, यानी उसके बारे में पता लगाने लगते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, और क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। प्रिपरेटरी स्टेज यानी क्लास 5 तक आपने अपने आसपास की दुनिया को डिस्कवर किया होगा, एक्सप्लोर किया होगा, यानी खोजा होगा, चीजों के बारे में पता लगाया होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने वो चीज को एंजॉय किया, मजा आया आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, चीजों के बारे में पता लगाना, खोजना, इसमें तो इंसान को मजा आता है, तो आपको भी मजा आया होगा। तो अब हम मिडिल स्टेज के अंदर आ गए हैं। मिडिल स्टेज आपका क्लास 6 to 8 होता है, तो क्लास 6 के अंदर आ गए, यानी मिडिल स्टेज ऑफ स्कूल में आप एंटर कर चुके हो। वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार। तो ये जो हमने चीजों को डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना सीखा है प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर, इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी और नई नई चीजों को हम डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ट्राई टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो एक खूबसूरत सी दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसमें जो चीजें हैं उनके बारे में पता लगाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट। तो इसीलिए हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं साइंस। तो साइंस की कमाल की दुनिया में आपका स्वागत है। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, एग्जाम वगैरह के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसके आंसर में लिखोगे, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe। तो साइंस क्या है, एक तरीका है थिंकिंग का, यानी सोचने का, ऑब्जर्व करने का। मान लो कोई चीज हो रही है तो उसको ऑब्जर्व करना कि यार ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड डूइंग थिंग्स, और चीजों को करना, जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, एक्टिविटी वगैरह करते हैं, तो करना, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें उस दुनिया के बारे में जिसमें हम रहते हैं। और यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं उनको अनकवर करना। अब यूनिवर्स के सीक्रेट क्या है, यानी हमारे यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज हो रही है अगर उसके बारे में हम नहीं जानते तो वो सीक्रेट ही हुआ कि नहीं। जैसे मान लो आपको नहीं पता होगा स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो ये सीक्रेट हुआ कि नहीं। इस सीक्रेट को जब पता लगा लोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो फिर ये सीक्रेट क्या होगा, अनकवर हो जाएगा, इसका राज खुल जाएगा। तो साइंस में ही होता है, जो चीजें हमको नहीं पता होती उनके बारे में हम पता लगाते हैं। पहले सोचते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर कुछ करते हैं, तो हमको उसके बारे में पता चलता है। तो यही है साइंस। तो इसको एक बड़े एडवेंचर की तरह से आप समझो, जहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, यानी पता लगाते हैं दुनिया के बारे में, और अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। लेकिन इन सब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, टू हैव क्यूरियोसिटी। आपके अंदर चाह होनी चाहिए। अगर किसी चीज के लिए आपके अंदर चाहत ही नहीं है तो आप वो काम क्यों करोगे। जैसे आपको गेम खेलने में बड़ा मजा आता है, तो जब आपको टाइम मिलेगा तुरंत गेम खेलने लगोगे कि नहीं। यानी गेम खेलने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर चाह है कि हाँ हमको गेम खेलना है। तो पहली चीज यही है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उसको जानने की चाह आ जाए। वरना क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो कोई भी चीज होती रहेगी, आपको मतलब ही नहीं कि होने दो, हमसे क्या लेना देना। तो इस बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए। इसीलिए इस बुक का टाइटल भी यही है, क्यूरियोसिटी। ठीक है। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड का जो दाना होता है वो देखो कितना छोटा होता है, तो चाहे उस छोटे से सैंड के दाने की स्टडी करना हो, या फिर बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं उनको स्टडी करना हो, घास की पत्ती हो या पूरा बड़ा सा जंगल हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग होता है डिस्कवर करने को। यानी ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें खोज ली गई हैं, अब कुछ भी पता लगाने को नहीं है। जितना आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, उनके बारे में सोचोगे, तो नई नई चीजें आपको डिस्कवर होंगी। क्या कभी आपने रात में आसमान की तरफ देखा है और ये सोचा है कि स्टार्स क्यों चमकते हैं, या फिर फूल को खिलते हुए देखकर ये सोचा है कि कैसे पता होता है कि उसको कब ओपन होना है। भाई फ्लावर क्या होता है, पहले वो बर्ड के फॉर्म में होता है ना, कली होती है, फिर वो धीरे धीरे ओपन होके पूरा फ्लावर बन जाता है। तो ये जो बर्ड से यानी कली से फ्लावर में बदलना है, तो प्लांट को कैसे पता होता है या बर्ड को कैसे पता होता है कि इस टाइम हमको ओपन होना है और फ्लावर में बदल जाना है।
ये चीज़ कभी आपने सोची? देखो यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आने चाहिए। अगर रात में आसमान को देखकर, उसमें चमकते हुए तारे को देखकर आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। पहले के टाइम में लाइट वगैरह बहुत जाती थी, हम लोग रात पे छत पे सोते थे तो आसमान देखते थे तो तारे दिखाई पड़ते थे। अब तो आसमान की तरफ देखने को लोगों को फुर्सत ही नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम ऑब्जर्व करें और क्वेश्चंस पूछें। तो ये कुछ मिस्ट्रीज हैं, कुछ रहस्य हैं जिनमें साइंस मदद करता है उन रहस्य को खोलने के लिए। यानी ऐसा क्यों हो रहा है इसको जानने में मदद करता है साइंस। और सबसे कमाल की चीज़ साइंस के बारे में ये है कि ये हर जगह है। कहीं भी देख लो आपको हर जगह साइंस ही साइंस दिखाई पड़ेगी। समुद्र की गहराई से लेके बहुत बड़े आउटर स्पेस तक, यानी अंतरिक्ष तक। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। किचन के अंदर क्या पक रहा है, प्लेग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है कुछ बिल्कुल नया। जैसे आप न्यूज वगैरह देखते हो ना, ब्रेकिंग न्यूज करके आता है, तो वो ब्रेकिंग का मतलब क्या है, यानी एकदम नई खबर एकदम आ रही है। तो उसी तरीके से कोई चीज नई खोजी जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग, मतलब एकदम तहलका मचाने वाली डिस्कवरी। ऐसी चीज हमने खोजी है जिसके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता था, तो हम क्या कहेंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। तो बहुत सी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कहां से आई हैं, कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, यानी ऐसे जगह जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि यार यहां से भी कोई चीज नई हमको पता चल सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। एक आर्मी का इंजीनियर था, वो अपने आर्मी के वर्कशॉप के अंदर कुछ काम कर रहा था। उसके पॉकेट के अंदर एक चॉकलेट रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो चॉकलेट एकदम पिघल गई। अच्छा, इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही थी कि जिसकी वजह से चॉकलेट पिघल जाए, ठीक ठाक मौसम था। तो वो सोचा यार ये चॉकलेट मेरी कैसे पिघल गई। असल में जहां पर वो काम कर रहा था वहां पर माइक्रोवेव रेडिएशंस थी। तो वो जब उसकी चॉकलेट से पास हुई तो उन रेडिएशंस ने उस चॉकलेट को गर्म कर दिया, जिसकी वजह से पिघल गई। तो वहां से ये बात पता चली कि अच्छा, माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज करके हम चीजों को गर्म कर सकते हैं। जैसे फूड आइटम है उसको हम गर्म कर सकते हैं। आज देखो माइक्रोवेव अवन्स जो होते हैं हमारे घरों के अंदर, हो सकता है आपके घर में भी हो, नहीं तो जानते तो हो गई, अवन के अंदर चीजों को गर्म किया जाता है। तो वहां से पता चला। अब बताओ, कोई ऐसा सोच सकता था कि एक आदमी जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है उसको ऐसी नई चीज पता चल जाएगी कि माइक्रोवेव्स का यूज करके हम फूड को गर्म कर सकते हैं, खाने को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एकदम धमाकेदार जो डिस्कवरीज हैं वो ऐसी जगह से हो जाती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि यार यहां से भी हो सकता है क्या। ठीक है, तो देखो साइंस हर जगह है। समुद्र की गहराई में चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, किचन के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर, हर जगह आपको साइंस मिल जाएगी। तो साइंस का एक बहुत बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला जिगसॉ पजल है। अब देखो जिगसॉ पजल के अंदर इस तरह से होता है, जैसे कोई सीनरी है, मान लो कोई पिक्चर है, उसको इस तरह से कट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, और ये जो पीसेस हैं इसको सही ऑर्डर में अरेंज करके वो जो इमेज है उसको बनाया जाता है। कौन सा पीस किसके साथ जुड़ेगा कि ये जो फिगर है हमारी वो सही बन जाए। तो यही होता है जिगसॉ पजल। देखो जैसे यहाँ पर ये दोनों पीसेस को इसने जोड़ दिया है, इसी तरह से अब यहाँ पर कौन सा पीस लगेगा, इधर साइड कौन सा लगेगा, करते करते ही पूरा जो इमेज है उस फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो यही आपका जिगसॉ पजल होता है। तो साइंस के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला जिगसॉ पजल है। यानी चीज़ों को आप ऐड करते जाओगे, पीसेस को जोड़ते चले जाओगे और वो एक तरह से पिक्चर और कंप्लीट होती जाएगी। लेकिन क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाला पजल है तो हमेशा आप नई चीज़ें डिस्कवर करते जाओगे और ऐसी चीज़ें बची रह जाएंगी जो अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। ठीक है, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेड एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। तो जो भी नई डिस्कवरी हम करते हैं, नई चीज़ जो हम खोजते हैं, वो उस पजल के अंदर एक और पीस को ऐड कर देती है। और सबसे बेस्ट चीज़ इस पजल के बारे में जानते हो क्या है? देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है कि हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। क्योंकि हर नया पीस नॉलेज का वो और ज़्यादा क्वेश्चंस को पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लेनेट मार्स को डिस्कवर किया, ठीक है, मंगल ग्रह को डिस्कवर किया कि हमारे अर्थ से करीब एक और प्लेनेट है और उसका नाम हमने रख दिया मार्स। हिंदी में इसको मंगल ग्रह कहते हैं। तो ये चलो डिस्कवर हो गया। तो अब ऐसा नहीं कि हाँ चलो पता चल गया अब छुट्टी, बल्कि अब और सारे सवाल आने लगे। वो प्लेनेट कितना बड़ा है, वहां पर क्या है, क्या वहां भी लोग रहते हैं, वहां पानी है कि नहीं, वहां हवा चलती है कि नहीं, वहां की जमीन कैसे बनी है, सवाल आ गए कि नहीं। जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक कुछ नहीं, जीरो था। जैसे ही हमको नई चीज डिस्कवर की उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। तो इसीलिए साइंस को अनएंडिंग जिगसॉ पजल कहा जा रहा है। एक नया पीस आप ऐड करोगे, उससे रिलेटेड 10 और क्वेश्चन सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पजल है कभी सॉल्व नहीं होगा, बस नई नई चीजें ऐड होती जाएंगी और ज्यादा हम यूनिवर्स के बारे में जानते जाएंगे। और कभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने सब जान लिया, अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो कमाल की बात यही है साइंस के बारे में। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई पीस पजल के अंदर गलत जगह रख दिया जाता है, तो उसको मूव कराना पड़ता है। जैसे मान लो कोई पीस लगाया, फिर लगा कि अरे यार ये लगता है सही नहीं लगा,
इसको हटाना पड़ेगा, दूसरी जगह लगेगा ये। तो ऐसा भी होता है, साइंस के अंदर कोई चीज़ हमने डिस्कवर की और पता लगाया कि अच्छा ऐसे होता है, बाद में उसको फिर से हमने अच्छे से देखा तो लगा कि अरे नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये चीज़ जो हमने समझी थी वो गलत थी। तो साइंस में ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हमने पता लगा ली बस ये एकदम सही है, उसमें चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन फिर आगे चल के हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो जो नई डिस्कवरीज हैं ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो जो नई डिस्कवरीज हैं वो अक्सर क्या करती हैं, दुनिया के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है, उसको चेंज कर देती हैं। मान लो कोई चीज़ हम अभी तक मानते हुए चले आ रहे थे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, हमने कुछ चीज़ डिस्कवर की, उसकी वजह से पता चला कि नहीं ये चीज़ जो अभी तक हम समझ में आ रहे थे ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। पहले लोग ये समझते थे कि जो हमारी अर्थ है वो ऐसे रुकी हुई है और जो सन है वो गोल गोल इसके चक्कर लगा रहा है। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम कोपरनिकस था, उसने आके कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि बात यह है कि जो सन है वो ऐसे बीच में है और जो हमारी अर्थ है वो इसके चक्कर लगा रही है। तो नई डिस्कवरी की वजह से जो हम समझते थे उसमें चेंज आया कि नहीं। तो यही होता है कि नई डिस्कवरीज चेंज कर देती हैं दुनिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग। पहले लोग मानते थे कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है, बाद में पता चला कि नहीं अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। तो ये भी होता है। अगर आपको क्लासिक साइंस के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कि कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे। एक्टिविटी के सॉल्यूशंस, कीवर्ड्स और एनसीईआरटी में जो आपके बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन, फिर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब जैसे जैसे आप इस बुक में आगे की तरफ बढ़ोगे आपका सामना होगा इंटरेस्टिंग आइडियाज से, बहुत सारे कमाल के आइडियाज, कमाल की चीजें आप जानोगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब आप पूछोगे ये थॉट प्रोवोकिंग क्या है? इसका मतलब होता है ऐसी चीज जिससे लोग सीरियस होकर किसी चीज के बारे में सोचें। तो इस बुक के अंदर आगे के चैप्टर्स में जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे उससे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें आपको पता चलेंगी और आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार ये देखो कितनी कमाल की चीज है और कैसे ये चीजें हो रही हैं। और आप देखोगे कैसे जो चीजें हमने फाइंड आउट की है, एक्सपेरिमेंट करके जो चीज हमने पता लगाई है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूजफुल है, रोजाना की जिंदगी में वो कितनी काम की है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक्सरे की डिस्कवरी हुई और आज की डेट में देखो कि एक्सरे का कितना ज्यादा यूज होता है। अगर एक्सरे ना हो तो हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाए। मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हम एक्सरे करा लेते हैं कि कहीं देखो कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। एक्सरे ना होता तो क्या होता? तो एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट हमको मिलता है बेसिकली फिर हम ये देखते हैं कि उससे अपनी रोजाना की जिंदगी में कैसे फायदा उठा सकते हैं। और गेस करो क्या होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिस्कवर करते जाएंगे और नई नई चीजों के बारे में हम जानते जाएंगे, क्या होगा तब? वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। तो हमें यह एहसास होगा कि ये सारे जो आइडियाज हम पढ़ रहे हैं वो कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि आप जानते हो कि आपके घरों के अंदर जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो वो आपके कॉपर के बने होते हैं। कॉपर वायर्स हमारे घरों के अंदर यूज होते हैं जिससे वायरिंग वगैरह होती है। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि कॉपर ही क्यों? बहुत सारे मटेरियल है उनका यूज कर सकते थे, कॉपर ही क्यों यूज किया? तो देखो अलग अलग मटेरियल के हमने स्टडी की, उनकी प्रॉपर्टीज को जाना कि हाँ भाई इस मटेरियल के अंदर ये चीज होती है, उसमें वो चीज होती है। फिर जब हमको करंट फ्लो कराने की बात आई कि भाई करंट फ्लो कराना है, कौन सा मटेरियल यूज करें, किस चीज का तार बनाए हम, तो जो स्टडी किया था हमने मटेरियल्स को, उसमें हमने देखा कि जो चीज हमको चाहिए वो कॉपर के अंदर है। इसके थ्रू करंट अच्छे से पास हो जाता है, सस्ता भी है, इसको हम वायर के शेप में बना भी सकते हैं। जैसे मान लो वुड है, लकड़ी है, तो लकड़ी का वायर तो नहीं बन सकता ना, तो वायर बनाना तो ऐसा मटेरियल चाहिए जो वायर में बदला जा सके। तो कॉपर के अंदर अपने काम की सारी चीजें मिल गई, इसीलिए हम कॉपर वायर्स बनाते हैं। तो देखो हमने मटेरियल की स्टडी की, ये अलग चीज हो गई। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, ये अलग चीज हो गई। लेकिन एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड हैं कि जब हमको इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली फ्लो कराने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ी तो हमने मटेरियल की जो स्टडी की थी उस नॉलेज का यूज करके हमने वायर बनाया। तो यही होता है, जो आइडियाज हम पढ़ते हैं साइंस में वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक? इस बुक की हेल्प से हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, किस चीज के बारे में पता लगाएंगे? तो यही जो ऊपर लिखा है यही आपका आंसर है। यहाँ से आप लिखोगे, ये आंसर के फॉर्म में देना है ना, तो यू की जगह अब आप वी लिखोगे। एज वी गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे इस बुक में आगे बढ़ेंगे और ये पूरा जो मैंने आपको बताया डेली लाइफ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसके आंसर में लिख देना। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लेनेट अर्थ। जो हमारा घर है यानी हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, सबसे पहले इसकी तरफ देखेंगे, यानी इसके बारे में हम जानेंगे कि अर्थ में क्या चीज है, कैसे हो रही है। इट इज द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। जितने प्लैनेट्स के बारे में अभी तक हम जानते हैं उनमें एक लौता प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी यहाँ पर जिंदगी है, इस प्लेनेट पे जिंदा रहा जा सकता है। और जो प्लेनेट है जिनके बारे में हम अभी तक जानते हैं वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करते, वहां आप जिंदा नहीं रह सकते। और इस प्लेनेट के पास एक इन्वायरमेंट है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है।
इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीजें होती है वो इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। चेयर, टेबल, ट्री, एयर, सॉइल, बिल्डिंग, कार, सारा क्या है, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो जो इन्वायरमेंट है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे कमाल की वेराइटी है लाइफ, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही जिंदा हैं। कितने तरीके के प्लांट्स, कितने तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज यहाँ पर है कि नहीं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लेनेट। तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव किए हुए हैं, जिंदा हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जिंदा है किसी तरीके से, बल्कि थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, अच्छे से एकदम मौज की जिंदगी गुजार रहे हैं इस प्लेनेट पे। आपने देखा होगा किस तरह से एक सीड ग्रो होके प्लांट में बदल जाती है, एक कैटरपिलर जो कि एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ आपकी देखो इमेज बनी हुई है, ये आपका कैटरपिलर है, ग्रो करके ये बटरफ्लाई में बदल जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमको अर्थ पे देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। ये प्लांट और एनिमल ग्रो कैसे करते हैं, छोटे से बड़े कैसे होते हैं। भाई ये तो पक्की बात है कि ग्रो करने के लिए हमको फूड की जरूरत पड़ेगी। भाई खाना खाएंगे तभी हम ग्रो होंगे। एंड स्पेशली इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अब जो हमारा इंडिया है ना, वो बहुत बड़ा है और डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब अनेकताएं, लोगों की हम जैसे बात कर लें तो अलग अलग धर्म के मानने वाले, अलग अलग जाति के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग जगहों पर रहने वाले, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। तो हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ का जो फूड है वो फैसिनेटिंग है, बड़ा मजेदार है। पूरे देश भर में हमारे पास डिफरेंट कुजीन्स हैं। अब ये कुजीन्स क्या होता है, तो किसी भी जगह पर कुछ स्पेशल टाइप के जो फूड्स बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की जो डिशेस बनाई जाती हैं, उन्हीं का ग्रुप हमारा कुजीन्स कहलाता है। जैसे आप मान लो किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ जो डिशेस आपको मिलेंगी वो सारी चाइनीज होंगी, तो हम कहेंगे वहाँ पर आपको चाइनीज कुजीन्स मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज ऐसे समझ सकते हो, डिशेस का जो ग्रुप, कहीं पर कई तरीके की जो डिशेस बनाई जाती हैं उनका जो ग्रुप है वो कुजीन्स कहलाएगा। जैसे हम चाइनीज की बात करें ना, चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, नूडल्स हो गया, तो ये सारी जो डिशेस हैं वो चाइनीज कुजीन्स के अंदर आएंगी। तो हमारे भारत के अंदर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके के खाने खाए जाते हैं, तो अलग अलग कुजीन्स हमको मिलेंगे और इन अलग अलग कुजीन्स के अंदर बहुत सारी टेस्टी डिशेस होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डिशेस है वो किसकी बनी होती हैं, कैसे हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि आगे के चैप्टर्स जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो क्या होने वाली है। तो जैसे फूड आइटम के बारे में पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो फूड कैसे बने होते हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर कर रहा है। फूड के साथ साथ हमें वाटर की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। कितने बढ़िया चीज़ है ना वाटर। गर्मी के दिन में तेज प्यास लगी हो तो पानी पीने का मजा ही अलग है। क्या कभी आप दौड़े हो और कूदे हो इन पडल व्हेन इट रेन्स। बारिश वगैरह होती है तो जमीन में थोड़े जो गड्ढे वगैरह होते हैं उसमें पानी भर जाता है ना, तो उसी को पडल कहते हैं। पडल के अंदर बच्चे जो है कूदते हैं और उसी पे दौड़ते हैं। तो क्या आपने ऐसा किया? क्या कभी आपने सोचा कि क्यों और कैसे रेन्स होती है, बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या कभी आपने नोटिस किया कि वाटर फ्रीज होके जम के बर्फ बन जाता है जब उसको ठंडा करते हैं, और बॉयल करने लगता है यानी उबलने लगता है, और स्टीम में बदल जाता है यानी भाप बन के उड़ने लगता है ना जब उसको हीट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप एंजॉय करते हो ठंडा पानी पीना समर्स के अंदर, गर्मियों में, या फिर गर्म पानी से, गुनगुने पानी से शावर लेना विंटर सीजन के अंदर? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। ये हॉट और कोल्ड जो है इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कोई चीज हॉट है कि कोल्ड है, इसका आइडिया हम कैसे लगाते हैं? ऑब्वियस ही बात है, उसके लिए हमको थर्मोमीटर की जरूरत पड़ेगी। फिर थर्मोमीटर से हम उसका टेम्परेचर नाप लेते हैं। जैसे मान लो हमको फीवर है तो हमको कैसे पता चलता है? थर्मोमीटर लगा के चेक करते हैं ना कि फीवर है कि नहीं है तो कितना है। फीवर में क्या होता है, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। तो आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, हॉट और कोल्ड क्या होता है, कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं। तो चाहे पानी हो या हमारी बॉडी हो, जो हमारे फीवर होता है, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग कैन बी इंपॉर्टेंट। कोई चीज कितना गर्म है ये जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी है थोड़ा सा गर्म है और एक पानी बहुत ज्यादा गर्म है। एक तो ये कि आप उसको टच करके पता करो, लेकिन मान लो पानी बहुत ज्यादा गर्म है, टच करोगे तो जल जाओगे ना। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम जैसे थर्मोमीटर है लगा के हम नाप लें, हमको टच ना करना पड़े। या हमारे फीवर है तो कम है कि ज्यादा है ये नापना भी जरूरी है कि नहीं। तो आगे के चैप्टर्स में ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। और फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें हमारे आसपास होती हैं, जैसा कि पेपर जिस पे हम लिखते हैं, मेटल की हो गया, प्लास्टिक का रूलर हो गया, रबर का इरेजर हो गया जो हमारे बॉक्स में होता है। इसी तरह वो मैग्नेट जो हमारे बॉक्स को क्लोज रखता है, बहुत से बॉक्सेस के अंदर मैग्नेट लगा होता है, तो जैसे मैग्नेट करीब आते हैं वो बॉक्स क्लोज हो जाता है। जो कपड़ा हम पहनते हैं या वो कप जिसके अंदर हम मिल्क पीते हैं, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर दे मेड ऑफ। ये जो चीजें हैं वो किस चीज की बनी है। जैसे मैं आपसे पूछूं इरेजर किसका बनाया तो आपको रबर का बना होता है, की मेटल की होती है, क्लोथ्स हमारे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूलन हो गया। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। क्या ये अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं? ऑब्वियस ये बात है, अलग अलग चीजें अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। कैसे हम सेपरेट करते हैं अलग अलग मटेरियल्स को एक दूसरे से? तो एक चैप्टर आएगा जहां इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इस बुक को, तो अर्थ में जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में कभी ना खत्म होने वाली क्वेश्चन की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। यानी दुनिया में देखो कितनी सारी चीजें हैं, अगर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे तो वो क्वेश्चन का कहीं अंत है? कभी नहीं, इतने सवाल हैं। लेकिन अपने क्वेश्चंस की जो लिमिट है वो सिर्फ अर्थ तक ही क्यों रखें? हम अर्थ के बियॉन्ड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी अर्थ के बाहर जो चीजें हैं जैसे कि सन हो गया, मून हो गया और मिलियंस ऑफ स्टार जो कि आसमान में चमकते हैं, इनसे रिलेटेड भी तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चाहे हम लर्न कर रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में कि लीफ कैसे बनी है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, या ये डिस्कवर करना हो कि चीजें कैसे मूव करती हैं, या फिर मूंगफली के छिलकों को अलग करना हो, हम उम्मीद करते हैं कि हर चैप्टर इस बुक का क्या करेगा, विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ की भावना, यानी पूछो, क्वेश्चन रेज करो तो आपको चीजें पता चलेंगी। तो इस बुक का मकसद यही है कि आपके अंदर इग्नाइट करा जाए, एक आग पैदा हो जाए आपके अंदर, एक चाह डेवलप हो जाए कि यार हर चीजें जो आसपास हमारे हो रही हैं उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब मिलेगा, जो नहीं मिलेगा खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्टिविटी करोगे, वहां से जानोगे। तो मेन चीज आपके अंदर वो चाहत जगाना है इस बुक के थ्रू। तो जब इस बुक को आप पढ़ोगे तो उम्मीद की जाती है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे माइंड में। चाहे आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन आप अब तक आंसर खोजते रहे हो अपने क्वेश्चंस के, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, उनके आंसर आप ढूंढते हो सकता है आपको एहसास ना हुआ हो। एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आएगी। मान लो आपकी पेन लिखना बंद कर दी, ठीक है, पेन से लिख रहे थे और उसके बाद लिखना बंद कर दी, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि नहीं, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? मेरी पेन चलना क्यों रुक गई? यानी जैसे मैं लिख रहा हूं और लिखते लिखते पेन चलना बंद हो गई। अब मेरे मन में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा, इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरी पेन चलना क्यों बंद हो गई। आपके माइंड में अपने आप क्वेश्चन आ जाएंगे कि यार पेन क्यों नहीं चल रही है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप गेस करोगे, अंदाजा लगाओगे। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, पेन चलना बंद हुई, तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि यार पेन क्यों बंद हो गई। फिर तुरंत ही आप गेस करना शुरू कर दोगे, हो सकता है यार इंक खत्म हो गई हो। अब ये जो गेस आपने किया था कि हो सकता है इंक खत्म हो गई, इसको टेस्ट करोगे। किस तरह से टेस्ट करोगे? पेन को ओपन करोगे और उसकी रिफिल को चेक करोगे। अगर रिफिल खाली है तो इसका मतलब आपका जो गेस है वो करेक्ट है, सही है। लेकिन मान लो आपने देखा कि इंक अभी खत्म नहीं हुई है, इंक तो भरी हुई है, तो फिर आप क्या करोगे? आप फिर से एक दूसरा गेस लगाओगे, एक दूसरा अंदाजा लगाओगे। अब क्या सोचोगे? परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है इंक सूख गई। इंक है तो, लेकिन इंक सूख गई। अब इस गेस को टेस्ट करने के लिए कि करेक्ट है कि नहीं, आप कुछ और ट्राई करोगे। यानी इस तरह से चलता चला जाता है। कोई चीज हुई, जैसे पेन चलना बंद हो गई, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का आंसर आपने गेस किया, सही है कि गलत, उसके लिए आपने टेस्ट किया, यानी एक्टिविटी की, एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि हाँ ये जो हमने गेस किया था वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो बात ठीक है, लेकिन अगर गलत है तो फिर से दूसरा गेस करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो ये चीजें हम करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। तो इसी तरीके से साइंस भी वर्क करती है कि साइंस से पहले कोई चीज होती है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि ये चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे रेन हो रही है तो क्यों हो रही है, रेनबो निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम गेस लगाते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा हो, वैसा हो। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, और जो गेस लगाया है उसको हम टेस्ट करते हैं। तो यही इस तरह से साइंस वर्क करती है। तो जिस तरीके से आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि पेन चलना क्यों बंद हो गई, ये एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड का। यानी ये जो तरीका आपने अपनाया ये साइंटिफिक मेथड है। नाम भले ही आप नहीं जानते थे, लेकिन ये जो मेथड है इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड नाम से आप ये चीज ना जानते रहोगे कि हाँ ये चीज जो हम कर रहे हैं इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं, लेकिन ये चीज हर आदमी करता है। कोई प्रॉब्लम आती है, माइंड में क्वेश्चन आता है, गेस करता है, उसको टेस्ट करता है। अब चलिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1, लेट अस थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। तो ये तो पेन वाला एक एग्जाम्पल आपको दिया है। इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो और इस तरीके से आपने सॉल्व किया हो, उसको एग्जाम्पल आप लिखो। तो इस तरह से कुछ चीज हुई हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको लिखा देता हूँ, इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। वैसे बेस्ट है कि अपने मन से लिखो, नहीं तो चलो एक और आइडिया मैं दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। तो इसका आंसर में क्या होगा? वन डे आई नोटिस दैट माई वॉल क्लॉक स्टॉप्ड वर्किंग। एक दिन मैंने देखा कि मेरी दीवार वाली जो घड़ी है वो चलना बंद हो गई। तो ये एक चीज हुई। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, व्हाई डिड दिस क्लॉक स्टॉप वर्किंग। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि यार घड़ी चलना क्यों बंद हो गई। देन आई गेस्ड, मैंने अंदाजा लगाया दैट मे बी इट्स बैटरी इज डेड। उसकी बैटरी डेड हो गई, खत्म हो गई। तो ये तो गैस हो गया। अब गैस को टेस्ट भी तो करना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई चेंज द बैटरी द क्लॉक स्टार्ट्स वर्किंग अगेन। तो मैंने जब बैटरी को चेंज किया तो घड़ी फिर से चलने लगी। इसका मतलब मैंने जो गेस किया था वो सही था। अब इसी एक्टिविटी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। कौन सा स्टेप आपने लिया। तो आंसर लिखो, स्टेप्स टेकन बाय मी आर। तो पहले स्टेप मैंने क्या लिया? फर्स्टली आई ऑब्जर्व दैट माई वॉल क्लॉक हैज स्टॉप्ड वर्किंग। तो पहला स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना, कुछ हुआ, जैसे घड़ी चलना बंद हो गई। मान लो अगर घड़ी को मैं ना देखता
तो भाई चल रही है, बंद हो गई, मुझे क्या मतलब। मैंने घड़ी को देखा तो पता चला कि हाँ घड़ी बंद हो गई, तो ऑब्जर्वेशन है पहली चीज, यानी किसी इवेंट को होते हुए देखना कि हाँ ये चीज हो रही है या हो गई है। फिर सेकंड क्या है, देन आई आस्क्ड माई सेल्फ क्वेश्चन, दूसरा मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा, व्हाई डिड दिस क्लॉक स्टॉप वर्किंग। फिर थर्ड क्या है, देन आई गेस द आंसर, तो तीसरा स्टेप क्या था, मैंने गेस किया। फोर्थ स्टेप क्या है, देन आई डू एक्सपेरिमेंट, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, दैट इज आई चेंज द बैटरी। फिर फिफ्थ वाला क्या है, देन आई ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्ड माई क्वेश्चन। फिर जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करने की कोशिश की कि हाँ क्या पता चला मुझे यहाँ से। ये पता चला कि बैटरी बदलने पे घड़ी चलने लगी, तो ये जो रिजल्ट आया उसको मैंने एनालाइज किया, समझा कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया कि नहीं। दैट इज आई चेक वेदर द क्लॉक स्टार्ट्स वर्किंग और नॉट। तो ये सारे स्टेप मैंने लिए थे। तो साइंटिफिक मेथड में यही स्टेप हम लेते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, गेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने कर ली। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो साइंस सिर्फ यही नहीं है कि आप मेमोराइज कर लो, रट्टा मार लो, जो फैक्ट्स यानी डिफिनेशन वगैरह हो गई, फिगर हो गई, इसको याद कर लिया या कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया। साइंस सिर्फ यही नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन। साइंस ये भी है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें और जो हमारे क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढें, तभी तो देखो नई चीज पता चलेगी। अब फैक्ट और फिगर क्या है, पहले से जो बना है उसको आपने याद कर लिया, फिगर हो गया। पहले से जो लिखा है उसको आपने याद कर लिया, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया वो आपने कर लिया। जब चीजों को खुद से करोगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करोगे, तो नए क्वेश्चंस, नई जो चीजें हैं उनके बारे में आप आंसर ढूंढ पाओगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो वो कौन से स्टेप है इसको हम फॉलो करेंगे। ऊपर देखो हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर ये चीज मैंने कवर करा दी थी कि साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप हम लेते हैं। यहाँ चलिए थोड़ा क्लियर बात कर लेते हैं। तो ऊपर देखो एक क्वेश्चन था, अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन ऑन देयर ओन, अपने सवालों का जवाब हम खुद से कैसे ढूंढेंगे। तो इसके आंसर में आप लिखना, पहले तो आप लिखोगे वी कैन फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन बाय फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड। हम साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं, कॉमा विच आर एज फॉलोज। और वो साइंटिफिक मेथड क्या है, ये आगे जो पॉइंट हमारा लिखा है वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन वो दिया था उसका आंसर पूछे तो ये लिख देना। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, तो आप लिखोगे साइंटिफिक मेथड आर स्टेप्स दैट आर एज फॉलोज। मैं चलो यहाँ लिखा देता हूँ, आप पूछ लेता व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड आर स्टेप्स विच आर एज फॉलोज। अच्छा देखो, हाँ एक बात याद आ गई, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं या आगे जो भी चैप्टर्स आएगा उसके नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। अभी वर्क चल रहा है, जैसे ही बन जाएगा आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाओगे, वहाँ वेबसाइट पे नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन है, डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है इस तरह से आंसर आपको सब उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप होते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारा, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी कैन फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहली चीज तो हम ऑब्जर्व करेंगे, कोई ऐसी चीज है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे रेनबो निकला, अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्यों निकलता है, क्वेश्चन आएगा कि नहीं, तो ऑब्जर्व करना। या ऐसी चीज को हम समझ नहीं पाते कि बारिश क्यों हो रही है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग और ऐसी चीज जिसको हम समझ नहीं पाते उसको ऑब्जर्व करना। फिर सेकेंड स्टेप आता है, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो ये हमें सोचने में मजबूर कर देता है, शायद हम इसके बारे में क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि ये चीज हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। थर्ड स्टेप की बात कर ले, ये सारा साइंटिफिक मेथड की हम बात कर रहे हैं। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन, उस सवाल का हम एक आंसर गेस करते हैं कि हो सकता है इस वजह से हो। फिर फोर्थ है, जो गेस हमने किया तो उसको टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए या और ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि हाँ ये चीज कैसे क्या हो रही है। फिर फिफ्थ और फाइनल स्टेप होता है, वी ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्ड अवर क्वेश्चन। जो रिजल्ट हमको मिला उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि भाई ये रिजल्ट आया, अब जरा देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन रेज किया था, जो हमारा सवाल था, उसका आंसर हमको मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये है आपका साइंटिफिक मेथड। देखो इस चैप्टर के अंदर याद रखने वाली चीजें बहुत कम है, उनमें से ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। साइंटिफिक मेथड इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी नई चीज को डिस्कवर करने के लिए। लेकिन अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। जो लोग साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नई चीज डिस्कवर करते हैं, उनको तो हम साइंटिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर यही काम कोई आम आदमी भी करेगा तो हम कहेंगे साइंटिस्ट जैसा ही काम कर रहा है, जैसे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं उसी तरह से भी काम कर रहा है। एग्जाम्पल समझो, कोई बंदा है वो खाना बना रहा है, जैसे मान लो दाल पका रहा था, अब वो ये सोच रहा है कि दाल क्यों स्पिल्ड आउट हो गई। जैसे यहाँ इमेज में देख सकते हो, ऐसे होता है ना अक्सर कुकर में कि दाल वगैरह या जो चीज बन रही होती है ऐसे बाहर निकल आती है, तो सोच रहा है ऐसा क्यों हुआ, कुकर से बाहर क्यों आ गई दाल। तो पहले क्वेश्चन उसके माइंड में आया, अब उसका आंसर गेस करेगा, वॉज देयर टू मच वाटर, क्या बहुत ज्यादा पानी हो गया था क्या। तो अगर इसे दाल बना रहे हो आप और पानी ज्यादा हो गया
तो चांसेस रहती है कि वो दाल बाहर निकल आए। इसी तरीके से बाइसिकल रिपेयर वाले पर्सन के बारे में आप सोचो, जो कि ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि टायर फ्लैट क्यों हो गया। जब साइकिल में हवा नहीं रहती तो टायर दब जाता है कि नहीं, उसी कहते हैं टायर फ्लैट हो गया। तो बाइसिकल रिपेयर वाला ये सोच रहा है कि टायर फ्लैट क्यों हो गया, एयर कहाँ से लीक आउट हो गई, कहाँ से बाहर निकल गई। देखो ये पंचर चेक कर रहा है कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूब पंचर हो गया हो। या कोई इलेक्ट्रीशियन है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि लाइट बल्ब क्यों नहीं वर्क कर रहा है। अब उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब, क्या बल्ब के साथ कोई प्रॉब्लम है कि मान लो बल्ब ही खराब हो गया, बल्ब फ्यूज है, या फिर स्विच में कोई प्रॉब्लम है। तो जब कभी हम अपने आप से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं और उसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं, अभी जरूर नहीं कि बोल के क्वेश्चन पूछे, मन में ही अगर क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर उसके गेस लगा रहे हो, आंसर दे रहे हो, तो एक तरह से हम साइंटिस्ट वाला काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इन अ वे वी आर ऑल साइंटिस्ट। तो एक तरह से हम सभी साइंटिस्ट हैं। जनरली साइंटिस्ट का जो टाइटल है वो उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ बिल्कुल ही नया खोजते हैं। लेकिन ये रोजाना की जिंदगी में भी हम जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से साइंटिस्ट वाला काम है। अब यहाँ पर हमारी सेकेंड एक्टिविटी आ जाती है, लेट अस थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। आपको एक डेली लाइफ सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, यानी रोजाना की जिंदगी में जो सिचुएशन आती है उसको डिस्क्राइब करना है, जहां पर आपने ये फील किया कि कोई साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है। मान लो कोई बंदा कुछ कर रहा है तो आपने देखा कि अरे ये तो लग रहा है साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहा है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप बताओ। तो इसका आंसर अपने मन से भी दे सकते हो, आपको जो फील होता हो, नहीं तो मैं यहाँ पर आंसर आपको बता देता हूँ अपने ऑब्जर्वेशन से। वन डे व्हेन आई ट्राइड टू टर्न ऑन माई पीसी, एक दिन मैं अपने पीसी को ऑन करने की कोशिश करा लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। तो मैंने कंप्यूटर टेक्नीशियन को बुलाया कि भैया हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन नहीं हो रहा है। उसने हमारे पीसी को रिपेयर कर दिया साइंटिफिक मेथड का यूज करके, यानी उसको देख के मैंने ऑब्जर्व किया कि ये तो साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है। तो ये एक सिचुएशन थी। अच्छा ऐसा क्यों लगा, थोड़ा रीजन भी मैंने बता दिया। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही ऑब्जर्व द पीसी। तो साइंटिफिक मेथड में पहला काम क्या होता है, ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है। पीसी को ऑब्जर्व किया, करे देखो ऑन नहीं हो रहा है। फिर उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि इससे पहले कोई प्रॉब्लम आ रही थी, पहले भी ऐसा हो चुका है कि नहीं। फिर उसने गेस किया कुछ पॉसिबल रीजंस कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इस वजह से नहीं ऑन हो रहा है, उस वजह से नहीं ऑन हो रहा है। एंड आफ्टर डूइंग सम स्टफ, ऑफ कुछ एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके, ही फाइनली डिस्कवर्ड दैट अ रैट हैड कट सम इंटरनल वायर्स ऑफ सीपीयू। तो इधर उधर चेक करने के बाद, पीसी को खोल के अंदर देखने के बाद उसने ये डिस्कवर किया कि चूहे ने सीपीयू के अंदर के तार को कट कर दिया था। तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हो। तो क्या अब आपको ये एहसास हुआ कि हम रोजाना की जिंदगी में अपनी डेली लाइफ सिचुएशन के अंदर जाने या अनजाने साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं। अब देखो ये बात तो है कि हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं कुछ हद तक, यानी अपनी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें तो अप्लाई करते ही हैं। तो आप सोचो कि जब साइंटिफिक मेथड हम अप्लाई कर ही रहे हैं तो साइंस पढ़ने का क्या फायदा। तो देखो लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन साइंस को हमको लर्न भी करना पड़ेगा, साइंस के बारे में जानना भी पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, डेवलप होगी हमारी जो कैपेबिलिटीज है, हमारी जो क्षमता है बड़ी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड करने में। इसके अलावा सॉल्विंग और भी जो मिस्ट्रीज हैं यूनिवर्स के, बहुत से रहस्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें इसके बारे में हमको नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है या ये क्या है। तो उन प्रॉब्लम के सोल्यूशंस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले साइंस को सीखना पड़ेगा। जैसे मेरे पीसी में प्रॉब्लम आई तो मैंने कंप्यूटर टेक्नीशियन को कॉल किया। उसको क्यों कॉल किया, मैं खुद साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर सकता था, लेकिन मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। पीसी को बनाने के लिए पीसी की नॉलेज होना भी जरूरी है। तो यही बात कही जा रही है, साइंटिफिक मेथड अप्लाई तब करोगे। बेसिकली साइंटिफिक मेथड में आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, उसके आंसर गेस करते हो। अब जिस चीज के बारे में कुछ पता ही ना होगा तो उसका आंसर क्या गेस करोगे। तो ये बात हो गई कि साइंस को हमको लर्न भी करना पड़ेगा, साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, अच्छे से हम साइंस को लर्न कर सके, उसके लिए क्या कंडीशन है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस। क्यूरियस होना चाहिए, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी हो, हमारे अंदर उस चीज को जानने की चाह हो कि यार हमको इसके बारे में जानना है, पढ़ना है, समझना है, तभी पढ़ोगे। वरना अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन पढ़ते ही नहीं लोग। और क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। कीनली यानी गौर से, ध्यान से अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो चीज हो रही है उसको ऑब्जर्व करो, तभी उसके बारे में क्वेश्चन पूछोगे, फिर आंसर मिलेगा और सीखोगे। और जब हम क्यूरियस होते हैं तो हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, आस्किंग हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों ये चीज हो रही है। बस याद रखना, दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जिनके बारे में हम नहीं जानते, ऐसी चीजें जो इस इंतजार में है कि उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। तो उनको कौन पता लगाएगा, हम ही आप लोग पता लगाएंगे ना, हम ही इंसान ही तो पता करेंगे। अब देखो एक एक्टिविटी और आ गई हमारे सामने, एक्टिविटी 3, लेट अस थिंक एंड राइट। अब यहाँ क्या कह रहा है, इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। कह रहा है अगर किसी चीज के बारे में आपको ये पूछना हो कि व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसके बारे में पूछोगे, हाँ भाई ये चीज क्यों हो रही है। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लिख सकते हो, नहीं तो मैंने अपनी तरफ से एक लिखा दिया है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे आई विल आस्क, मैं पूछूंगा
मतलब देखो मेरे क्वेश्चन तो और हाई लेवल के होंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने ये जो आंसर दिया है वो एक क्लास 6 के स्टूडेंट के हिसाब से दिया है कि क्लास 6 का स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा व्हाई डोंट द स्टार अपीयर्स ड्यूरिंग द डे, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते। हालांकि मुझे तो इसका आंसर मालूम है, लेकिन आपके लेवल जाकर मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखते। अब इसी में अगला क्वेश्चन है ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। अब किस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। यानी क्वेश्चन आपने पूछ तो लिया, अब आपको खुद इसका आंसर ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे। तो वही साइंटिफिक मेथड हम लगाएंगे। क्वेश्चन तो पूछ लिया, पहला स्टेप हो गया, अब आंसर में क्या लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेस सम पॉसिबल आंसर। तो कुछ आंसर्स मैं गेस करूंगा, इसकी वजह से हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आंसर क्या गेस करूंगा वो भी मैंने थोड़ा बता दिया है, लाइक मे बी बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट द डिम लाइट ऑफ स्टार्स आर नॉट विजिबल। क्योंकि दिन में देखो सूरज निकला होता है, उसकी जो सूरज की रोशनी होती है बहुत ब्राइट होती है, बहुत ज्यादा रोशनी होती है। वहीं स्टार्स देखो बहुत छोटी डॉट की तरह से चमकते हैं, बहुत उनकी लाइट डिम होती है। तो सन की इतनी ब्राइट लाइट की वजह से स्टार्स की जो डिम लाइट है, हल्की लाइट है, वो दिख नहीं रही है। ये तो मैंने गेस कर दिया। अब ये गेस सही है कि गलत है इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। टू चेक वेदर माई गेस इज ट्रू और नॉट आई विल डू एक्सपेरिमेंट। फिर मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा, जैसे मैं लेजर लाइट का यूज करके एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो मैं पहले क्या करूंगा, फर्स्टली आई विल टर्न ऑन द लेजर लाइट इन द डार्क रूम। पहले लेजर लाइट को मैं डार्क रूम के अंदर जलाऊंगा और फिर सनलाइट के अंदर जलाऊंगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि दोनों में क्या होगा। तो ये देखो यहां पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अंधेरा है, रूम के अंदर हूं और लेजर लाइट को ऑन किया तो लेजर लाइट आपको दिख रही कि नहीं, रेड कलर से डॉट बनते हुए दिख रही है। अब यही लेजर लाइट मैं सूरज की रोशनी में जलाऊंगा तो ये देखो जमीन की तरफ मैं लेजर लाइट को पॉइंट कर रहा हूं, लेकिन कोई भी रोशनी आपको बनते हुए नीचे नहीं दिखेगी। हालांकि रोशनी बन रही है, लाइट वहां पड़ रही है, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा है कि वो लाइट छुप जा रही है, लेजर वाली लाइट छुप जा रही है। तो यही चीज स्टार्स के साथ भी होती है। दिन में इतनी रोशनी होती है कि स्टार्स की जो रोशनी है वो छुप जाती है। तो रोशनी ही नहीं आएगी, जब आपको रोशनी पता ही नहीं चलेगी तो स्टार्स दिखेंगे कैसे। आफ्टर डूइंग दिस ऑब्जर्वेशन दैट लेजर लाइट वॉज नॉट विजिबल इन सनलाइट, दैट इज वाई स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे। इसीलिए दिन में स्टार्स नहीं दिखते। तो ये एक्टिविटी भी हमारी हो गई। अब बहुत कम ऐसा होता है कि साइंस को अकेले किया जाए, यानी साइंस की कोई एक्टिविटी हो उसको अकेले किया जाए। दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक बड़ी टीम बना के। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम का आंसर आप खुद ना ढूंढ सको तो अपने फ्रेंड से हेल्प ले लो। तो कई लोग मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। हर कोई अपना आइडिया देगा कि ऐसा करो वैसा करो, सब लोग ट्राई करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की चांस ज्यादा होती है। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। कोई चीज डिस्कवर करना हो मिल के साथ में तो वो ज्यादा फन वाला होता है, मजेदार होता है। जैसे यहाँ बच्चे देखो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं एक साथ मिलके। अब हाँ, ये बात आप याद रखना कि आप अपने सारे ही क्वेश्चंस का आंसर ग्रेड 6 के अंदर ही नहीं दे दोगे। यानी अब क्लास 6 से पहुंच गया, आप सोचो कि सारे जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं या जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसको देख के जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं उन सारे का आंसर मैं ढूंढ लूंगा। अभी आप क्लास 6 के अंदर ही हो तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है। यू आर इम्बार्किंग। इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना। अपॉन अ जर्नी, एक सफर आपने शुरू किया है साइंस का, और अगले 5 साल या उसके बाद तक आपको इस सफर में चलते जाना है और नई नई चीजें आप सीखते जाओगे। जो भी क्वेश्चंस है आपके वो धीरे धीरे करके सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो 5 साल तो आपको पढ़ना ही है, यानी क्लास 10 तक तो आप पढ़ोगे ही, कंपलसरी होता है। फिर क्लास 11th के अंदर जाते हो तो फिर आपको चुनना होता है, चूज करना होता है कि आपको साइंस लेनी है कि नहीं लेनी है। अब यहाँ देखो बच्चे बारिश का मजा ले रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉयिंग द रेन। तो जिस तरीके से बच्चे रेन को एंजॉय कर रहे हैं, साइंस भी क्या है, ये जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। यानी मजे के साथ हम चीजों को खोजते हैं, पता लगाते हैं। अपनी साइंटिफिक जर्नी को आप इंजॉय करो, एक्सप्लोर करते रहो, चीजों के बारे में पता लगाते रहो और कभी सोचना ना बंद करो अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो कभी इस चीज को आपको बंद नहीं करना है कि यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य हैं, जिनके सवाल हमको नहीं पता, उसके जवाब ढूंढना कभी नहीं बंद करना चाहिए। और क्वेश्चंस जो माइंड में आते हैं उसको भी नहीं रोकना चाहिए, यानी क्वेश्चंस के बारे में आपको सोचते रहना चाहिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या आप तैयार हो साइंस की एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। अगर आपको वाइज पर्सन बनना है, बुद्धिमान समझदार इंसान बनना है, तो आपको वाइज पर्सन होना पड़ेगा। वाइज पर्सन मतलब ऐसा बंदा जो सवाल पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो अगर सवाल पूछोगे तो चीजों के बारे में जानोगे, फिर आप वाइज होगे, आपके पास नॉलेज होगी, विजडम होगा। ठीक है, तो यहाँ आकर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है।
फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।